माननीय ब्रह्म प्रकाश जी अब अपने आज के इस सत्याग्रह के उद्देश्य के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं उसके विषय में विस्तार से बताएंगे मान्यवर ब्रह्म प्रकाश जी। और जोरदार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके सभी साथी हमारे मान्यवर ब्रह्म प्रकाश जी का स्वागत करेंगे। मैं अपील करता हूँ मान्यवर हमारे साथी अशोक अज्ञानी जी जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक कदम आगे बढ़ाकर इस मूवमेंट को लेकर चले हैं। हमारे नौजवान युवा बलि सेना का नवयुग, इस भारत का नौजवान का भविष्य का नेता बलि सेना, इधर आओ भाई, बलि सेना के अध्यक्ष जसविंदर पहलवान और रॉयल आर्मी के हमारे गोल्डन मैन विशाल चावरिया जी, एक बार मंच पर आइएगा। ये दो नौजवान साथियों के लिए एक बार जोर से तालियां बजाइएगा। नवीन जी एमसीडी के नेतागण और सम्मानित बाहर से आए हुए मेरठ से अतिथिगण, हिसार से आए हुए, बुलंदशहर से आए हुए, अलीगढ़ से आए हुए, चंदौसी से आए हुए और लखनऊ से आए हुए, आगरा से आए हुए, ये जितने साथीगण हैं आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे मंच पर सम्मानित हमारे युवा नेता, बहुत वरिष्ठ नेता, भगवान महर्षि वाल्मीकि के मेला मनाने वाले करम सिंह कर्मा जी, संयोजक, जो यहाँ पर इस आंदोलन में अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट करके ये बताने आए हैं कि मैं समाज से अलग नहीं हूँ, मैं समाज के साथ खड़ा हूँ। कोटा से जिन्होंने बहुत कई हजार लोगों की तादाद में विकास नरवार जी जो वाल्मीकि समाज की आन बान शान है, गल्फ कंट्रियों से जो तेल का आयात होता है उनका ये तेल का निर्यात पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये पहले वाल्मीकि हैं। हमारे मंच पर बैठे हुए तमाम जिन्होंने गाजियाबाद में अपने आप को समाज के प्रति समर्पित कर दिया, प्रमोद भाई, आकाश चंदेल, जिनके सर में गंभीर चोटें आई, मैं उनको प्यार और हार्दिक स्वागत के साथ उनका इस्तकबाल करता हूं। साथियों, जिनकी बदौलत हम यहाँ पर खड़े हैं, जिनके कारण हम यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पर इंकलाब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं, हमारे विश्व गुरु भारत रत्न हमारे आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चरणों में नतमस्तक प्रणाम करता हूं। द्वापर युग से दुनिया को कलम की ताकत से भगवान राम का संदेश देने वाले, शिक्षा के ज्ञानी, लेखक, एक लेख लिखने वाले, रामायण रचयिता भगवान महर्षि वाल्मीकि के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करके अपनी बात को शुरुआत कर रहा हूं। यार आप लोग वाल्मीकि समाज से हैं, थोड़ा तालियां तो बजा दो। भानुक समाज से आए हुए हमारे नौजवान साथीगण, उनके नेतागण, खटीक समाज से आए हुए हमारे नेतागण, धोबी समाज से आए हुए हमारे नेतागण, धूमर समाज से आए हुए हमारे नेतागण, सपेरा समाज से आए हुए हमारे नेतागण और घुमंतु समाज से आए हुए हमारे नेतागण, जिन्होंने अभी आरक्षण के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल फाउंडेशन के अंदर वहां पर कई हजार लोगों का एक आंदोलन किया और डूम समाज से आए हुए हमारे नेतागण, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, स्वागत बहुत हो गया है, थोड़ा चहलकदमी भी बंद कर दें। अब मैं विषय पर आता हूं। आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के यहां पर हम लोग आए हैं। एक बार अपने हाथ खोल करके अपनी एक बार आवाज उठा लें, जय भीम, आवाज दो, आवाज दो।
साथियों, धन्यवाद आपका। आरक्षण है क्या? आरक्षण के बारे में लोगों ने ये भ्रम पैदा कर दिया है कि जो ज्यादा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा वो ही आगे बढ़ेगा। ये आरक्षण का वर्गीकरण आते के साथ 1 अगस्त के आने के बाद हमारे तथा कथित बहुजन समाज के नेताओं ने इस दलित समाज के नेताओं को ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा समाज पढ़ता नहीं है, हमारा समाज पढ़ता नहीं है। अब जो आरक्षण का पैरामीटर है, आरक्षण का पैरामीटर कहता है कि आरक्षण का पैरामीटर कहता है जो समाज में अनटचेबल समझा जाए, जिसको समाज में अछूत समझा जाए, जिसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कमजोर हो, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो, जो शिक्षा में, जो शैक्षणिक आधार पर जो बहुत ही कमजोर हो पढ़ने में, उस समाज का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई। जैसे एक रोटी में से 4 बेटों को टुकड़े बांट करके 4 बेटों को आधे आधे कर करके 4 बेटों को दे दी गई, जिसमें जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, धानुक समाज, धोबी समाज, खटीक समाज। तो भाई झगड़ा किस बात का है? आप लोग बताइए ना। ये कह रहे हैं कि दलित कमजोर हो जाएगा, आरक्षण बंटने से दलित बंट जाएगा। अरे आप मुझे एक चीज बताइए, दलित कहां बंट रहा है? दलित बंट रहा है क्या? पंजाब के अंदर आरक्षण में वर्गीकरण 1975 से लागू था, वहां तो दलित नहीं बटा, वहां तो दलित मजबूत है। हरियाणा में 1994 में लागू हुआ, 2005 तक रहा। हरियाणा के लोग डीएसपी बने, डीसी बने, नायब तहसीलदार बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वहां तो नहीं बटा। आंध्र प्रदेश के अंदर दलित में वर्गीकरण था, एबीसीडी कैटेगराइजेशन था, वहां तो कमजोर नहीं हुए। तमिलनाडु में था, वहां पर कमजोर नहीं हुए। जब से आरक्षण में वर्गीकरण जिन जिन राज्यों में लागू हुआ, वो राज्य मजबूत हुए और वहां पर पिछड़े और दलितों की सहमति से सरकार खड़ी हुई है। अब आर्टिकल लोग ये कह रहे हैं कि ये संविधान विरोधी है। अब मैं लोगों को ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान विरोधी कहां से है भाई? आजकल पार्लियामेंट में भी संविधान को दिखाया जा रहा है। ये देखो साथियों, मैं भी अपने साथ संविधान लेकर आया हूं, मैं भी अपने साथ संविधान लेकर आया हूं। हमारे लोकप्रिय नेता जो लोकसभा में ये कह रहे थे और बाहर मंचों पर कह रहे थे जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होने से बंटवारा होगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना के आधार पर दलितों को अगर एक रोटी में से 4 टुकड़े करके बांट दिए तो कौन सा नुकसान हो गया? दलित तो मजबूत हुआ या बिगड़ा या कमजोर हुआ? आप लोग बताइए साथियों, हाथ उठा के बताइए, क्या कमजोर हुआ है? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? मजबूत होगा। एक ना एक दिन बाप दादा की प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी का बंटवारा जरूर होता है। उस भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने इस संपत्ति का, इस नौकरियों का बंटवारा किया है। अब ये कहते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 16(4)(a), 16(4)(b) का उल्लंघन किया है। मैं सब लोगों के सामने वही आर्टिकल को दोहराना चाह रहा हूं। जो लोग हमारे सीधे साधे वाल्मीकि, धानुक, धोबी समाज के लोगों को, पढ़े लिखे लोग, एडवोकेट लोग जो ये कह रहे हैं कि संविधान विरोधी है ये। आर्टिकल 14 में कहा गया है, राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों से समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी किसी भी राज्य में
केंद्र में भारत की नौकरी में, संपत्ति में उसको उसके हक से वंचित नहीं करेगा। नंबर 16 में कहा गया है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में नागरिकों के लिए अवसर की समता प्रदान करेगा। अब आर्टिकल 16(4)(a), 16(4)(b) में खुला लिखा है, संविधान में, बाबा साहब के संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, यानी जिस समाज का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं है, नियुक्ति या पदों में आरक्षण के लिए, उपबंध करने के लिए निर्वारित नहीं करेगा, यानी उसे वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 16(4)(a) में कहा गया इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में है जिनका प्रतिनिधित्व राज्य में राज्यों के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्यों के अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए, उपबंध करने के लिए उसको पूरा कानून का पालन करेगा। अब भाई ये बात संविधान में लिखी गई है, ये संविधान मैंने तो नहीं लिखा है, किसने लिखा है? भारत के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा, जिससे पूरा विश्व, पूरा भारत जो है इसको नतमस्तक प्रणाम करता है। एक बार इस संविधान के नाम पर ताली बजाइए। अब हम एक बात और कह रहे हैं, दूसरा ऑर्डर क्या है? दूसरा ऑर्डर कहता है कि 2 जुलाई 1997 में, ये मीडिया कर्मी सुन लें और मेरी बात को पहुंचाएं, मैं टेक्निकल बात करने जा रहा हूं, हमारे लोगों को बरगलाया जाता है। 2 जुलाई 1997 में वैकेंसी बेस रोस्टर हुआ करता था, जितनी खाली पोस्ट है उतनी वैकेंसियों पे रिजर्वेशन, नौकरियों में प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई 1997 में उसको प्रतिबंधित कर दिया और उसके खिलाफ 1998 में एक बहुत बड़ा वोट क्लब पर आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन में हमने अपने आप को सहभागिता जाहिर करी। उसका असर ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो वो एक बिल लेकर आए, उन्होंने कहा नहीं, अगर वैकेंसी बेस रोस्टर है तो इसको पोस्ट बेस रोस्टर में 200 पॉइंट के रोस्टर में इसको लागू किया जाएगा, यानी जो सैंक्शन पोस्टें हैं उन सैंक्शन पोस्टों में जितने लोग अपनी मेरिट पर आएंगे उन लोगों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में काउंट नहीं किया जाएगा, और जो लोग नीचे से उठा करके आरक्षण का जिनको लाभ दिया जाएगा उन लोगों को आरक्षण में SC ST काउंट किया जाएगा। अब ये ऑर्डर लागू कब हुआ? 10 अगस्त 2010 को। ये रहा साहब ऑर्डर, 10 अगस्त 2010 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। मैं सारे ऑर्डर लाया हूं। इसको 2010 में जब लागू हो गया तो हमारी तथाकथित बहन जी, आदरणीय बहन जी, बहुजनों की नेता, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री थी, 4थी बार मुख्यमंत्री बनी थी, उनके राज्य में प्रमोशन में रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया गया और 50,000 कर्मचारियों को प्रमोशन से रिवर्ट कर दिया गया। जो SHO थे उनको हेड कांस्टेबल बना दिया गया और जो एग्जीक्यूटिव सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे उनको असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया गया। 50,000 कर्मचारियों को रिवर्ट किया गया। और जितने लोग अब इस आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं तो वो कहां सुन गए थे भाई? क्या अफीम सूंघ दी थी उन्होंने उस समय पर जब यूपी के अंदर आरक्षण में प्रमोशन जब रोक लगा दी गई थी 2011 के अंदर? तब ये दलित नेता कहां थे? तब तो सरकार में थे। बहन जी अगर चाहती तो 224 के पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार में मुख्यमंत्री थी। उन्होंने इस बिल के खिलाफ अपने विधानसभा में बिल लेकर नहीं आई और इन्होंने स्टेट के अंदर आर्टिकल 9 के अंदर नहीं डाला।
आज वही बिल जब सुप्रीम कोर्ट ने 2000 उसकी वजह से 2010 के ऑर्डर की वजह से 19 राज्यों में प्रमोशन में रिजर्वेशन प्रतिबंधित किया गया। कितने राज्यों में साथियों? 19 राज्यों में दलितों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वही लड़ाई न पार्लियामेंट में लड़ी गई, न विधानसभा में लड़ी गई, न सड़क पर लड़ी गई, और केवल कोर्ट में लड़ी गई, जो सरकार के द्वारा जीत करके 2022 में 12 अप्रैल 2022 में उसको रिलीव किया गया। इस ऑर्डर में 2022 के ऑर्डर में रिलीव किया गया। ये साथियों, अब आप देखिए इस ऑर्डर के अंदर एक चीज लिखी है। इस ऑर्डर में क्या लिखा है? पैरा नंबर 2 के पैरा में लिखा है, इन द जजमेंट डेटेड 28/1/2023 द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट सेंट आउट द कंडीशंस दैट आर द सेटिस्फाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर सुप्रीम पर्पज ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी ऑफ द रिजर्वेशन इन प्रमोशन। दीज कंडीशंस आर, पहले कॉलम में लिखा क्या है? पहले कॉलम में लिखा है कंडीशन ऑफ द क्वांटिफाइंग डेटा, कलेक्शन ऑफ द क्वांटिफाइंग डेटा रिगार्डिंग द इनएडिक्वेसी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप। यानी 2022 में 28 जनवरी को कहा गया कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स का क्वांटिफाइंग डेटा होना चाहिए कि इन लोगों की कितनी कमी रह गई है, इनको पूरा करा जाए। आज वही हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सीनियर नेताओं ने मिलकर के, पंजाब के, हरियाणा के, आंध्र प्रदेश के नेताओं ने, इस दलित समाज के नेताओं ने, अतिवंचित समाज के नेताओं ने मिलकर के जब लड़ाई जीती और 1 अगस्त का ऑर्डर आया, तो इसी 1 अगस्त के ऑर्डर में कहा गया है, एक जज ने कहा है कि इनका जितना भी डिप्राइव्ड क्लास का क्वांटिफाइंग डेटा है उसको कलेक्ट करो, और कलेक्ट करने के बाद डिप्राइव्ड क्लास के लोगों के लिए भर्ती करो, क्योंकि इनको रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं हुआ है। ये उस डेटा से डर रहे हैं, ये उसका विरोध कर रहे हैं कि हमारी वैकेंसी बंद नहीं होंगी, हमारा रिजर्वेशन बंद नहीं होगा, रिजर्वेशन अब आपका बंद होगा। क्यों? क्योंकि आप तो टीना डोबी बन गए, मेरिट में आ गए। जब भाई आप मेरिट में आ गए हो, पढ़े लिखे हो, तो आप तो जनरल कैटेगरी में आ गए ना। आरक्षण तो उन लोगों के लिए दिया गया था जो लोग दबे थे, कुचले थे, गरीब थे, अशिक्षित थे, उनको रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के लिए उनको दिया गया था। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि अब तक मैंने जितने डेटा बात की है, अब मैं इसका डेटा बताता हूं, क्वांटिफाइंग डेटा। मैंने जो रिसर्च किया है, मैं हरियाणा से शुरू करता हूं। हरियाणा के यहाँ पर नेतागण बैठे हैं। साथियों, ध्यान देने वाली बात है, आप लोग बाइट दे रहे हैं, मीडिया को बाइट दे रहे हैं, और मेरी बात सोशल मीडिया के माध्यम से उन भाइयों को पहुंचनी चाहिए जो इसका विरोध कर रहे हैं। पहला, हरियाणा में कितने जिले हैं? 23 डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा में 73,391 पुलिसकर्मी है, 470 पीपीएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर है, 1008 इंस्पेक्टर हैं, एसआई सब इंस्पेक्टर 6182 हैं, हेड कांस्टेबल 12,778 हैं, और कांस्टेबल 49,195 हैं। आप बताओ, 15% के हिसाब से 11,008 बैठते हैं। आप बताइए, हरियाणा में 11,000 शेड्यूल कास्ट की पोस्टों में से क्या 1100 इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल या एसएचओ है क्या? आप लोग हाथ उठाकर बताइए, क्या है? क्या बताइए? ये हमारा विरोध करने उतरे हैं। और आपको मैं यूपी ले चलता हूं, ये कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो गया है। अरे भाई, क्या सिपाहियों का आरक्षण खत्म हो गया है? क्या सरकारी स्कूलों का आरक्षण खत्म हो गया है? मैं उसका डेटा देता हूं। यूपी पुलिस से पहले दिल्ली पुलिस का उदाहरण देता हूं। दिल्ली पुलिस में 83,000 पुलिस कर्मचारी है। 83,000 पुलिस कर्मचारी में 15% आरक्षण के हिसाब से 12,500 समथिंग करके बैठते हैं। 12,500
500 में से हमारा वाल्मीकि समाज, धोबी समाज, धानुक समाज, खटीक समाज 1200 इंस्पेक्टर, 1200 हेड कांस्टेबल नहीं है, जबकि ये 12,000 है। आप बताइए कितना बड़ा दर्दनाक डेटा है ये कह रहे हैं कि ये लोग है ही नहीं, नॉन सूटेबल कैंडिडेट हो जाएगा, एनएफएस लागू हो जाएगा, वैकेंसियां खाली रह जाएंगी। अब आते हैं यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस में कितने हैं? 3,30,000। कितने? 3,30,000 पुलिसकर्मी हैं। 3,30,000 में से 49,500 लोग पुलिसकर्मी हैं। 49,500 लोग कितने हैं? पुलिसकर्मी रिजर्वेशन से हैं। 49,500 में से वाल्मीकि समाज के 5,000 नहीं है, खटीक नहीं है, धोबी नहीं है, धानुक नहीं है। हमारा डेटा तो चीख चीख कर कह रहा है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कब कंप्लीट करोगे भाई? अब यूपी के अंदर जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक शिक्षा सेवा के स्कूल, बिरजू पहलवान जी आए हैं, उनका स्वागत है, उनकी टीम का स्वागत है, मंच पर आ जाएं। अब यूपी में 3 लाख स्कूल हैं। 3 लाख स्कूलों में 3 लाख स्कूलों में अगर 3-3 के हिसाब से भी रिजर्वेशन लागू किया जाता है तो 3 लाख, 3 हिसाब से 9 लाख टीचर, 9 लाख टीचर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 9 लाख टीचर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शेड्यूल कास्ट के हैं और ये 15% का हिसाब है और यूपी में 21% रिजर्वेशन है। अगर हमारे 3,000 भी होते, 30,000 भी होते तो हमें तसल्ली होती कि हमारा बंटवारा गलत हुआ है। अब ये कहते हैं कि नौकरियां खत्म हो गई हैं भाई। अरे यूपी विश्वविद्यालय में 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 30 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, 7,372 डिग्री कॉलेज है। इतना बड़ा डेटा के अंदर हमारे 50 लोग प्रोफेसर नहीं है। बताइए, अब ये कहते हैं कि हमारे लोग पढ़ लिख कर नहीं आते हैं। मैं एक खुला चैलेंज कर रहा हूं, हमारे एक नौजवान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वाल्मीकि हरियाणा से, वो प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर आए और उनका इंटरव्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। आप लोग सुन लीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो उन्होंने कहा, भाई साहब मैं 5 बार से फेल हो रहा हूं, 10 साल मेरी पीएचडी के हो गए हैं, मैं पास नहीं हो पा रहा हूं, आप मेरा कुछ करिए। तो मैंने कहा चलो मैं बात करता हूं। लोगों ने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाकी सिफारिशियों ने कहा कि मेरिट के आधार पर होगा। हमने कहा भाई मेरिट के आधार पर होगा तो हमारे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का सिलेक्शन हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, लेकिन नहीं हुआ। वो जो लड़की पीएचडी कर रही थी वो लास्ट में 14 लोगों के अंदर सबसे नीचे थी और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार प्रथम नंबर पे थे, उनको फेल कर दिया गया और किम्मी नाम की लड़की को जो एक विशेष जाति से थी उसको असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट कर लिया गया। ये पक्षपात हमारे वाल्मीकि समाज के साथ होती है। क्या पार्शलिटी है? नहीं है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। मैं 1990 का एमएससी हूं। 5 नौकरियों में जब मैं आया तो 5 नौकरियों में सबसे नीचे आया। इनकी मजबूरी बन गई कि मुझे देने के लिए मजबूरी बन गई। मैं आप लोगों के सामने वो बात रख रहा हूं कि ये कहते हैं कि भैया आरक्षण से तो नौकरियां खत्म हो गई हैं। अगर नौकरियां खत्म हो गई हैं तो क्या पुलिस की नौकरी भी खत्म हो गई? क्या मास्टरों की नौकरी खत्म हो गई? क्या जितने पेट्रोल पंप भारत में हैं, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पंप पता है कितने हैं? 58,000 पेट्रोल पंप हैं और 71,000 इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप हैं। उनमें भी 15% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है। बताओ इस धानुक समाज में से, वाल्मीकि समाज में से कितने हजार लोगों के पेट्रोल पंप है? बताइए कितने हैं? बताइए यूपी में कितने हैं? बताइए दिल्ली में कितने हैं? बताइए राजस्थान में कितने हैं? अरे कहीं कोई मिल गया तो इकिला दुकला मिल गया। जिसने बेचारा राजनीतिक में ढो करके ये काम किया होगा वो पेट्रोल पंप तक पहुंचा। अब आपको मैं डेटा देता हूं कि जो बजट हमारा एलोकेट होता है, बजट देश का 50 लाख करोड़ रुपए का होता है और उसमें से स्पेशल कंपोनेंट प्लान शेड्यूल कास्ट के
लोगों को व्यापार करने के लिए दिया जाता है। व्यापार करने के लिए 50 लाख करोड़ में से भारत सरकार में सोशल जस्टिस मंत्रालय को 55,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। उस 55,000 करोड़ में से 5500 करोड़ रुपया इस बीएससी समाज को नहीं मिल पाता। कितना दर्दनाक डेटा है, बताइए आप लोग। सेम तो कह दो भाई, क्या ये डेटा है? क्या इतने दिल्ली के अंदर 1 लाख कर्मचारी कच्चों में काम कर रहे हैं? क्या बहुजन नेता ने एक बार भी आकर के अपने जाटव भाइयों को ला करके सफाई कर्मचारियों के लिए आंदोलन किया है? क्या किया है? क्या अरे यूपी में किया है? क्या 10,000 पे बेचारे मर रहे हैं। बताइए, हमको कहा जाता हम पढ़ते नहीं है। अरे भाई हम पढ़ते नहीं है, लेकिन आपके मास्टर भी आपके हैं, प्रिंसिपल भी आपके हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी आपके हैं, सीडीओ भी आपके हैं, डीएम भी आपके हैं। अरे हमारे लोग तो बीएड करके चुपके से निकलते भी हैं, तो उनको मास्टर बनने में रोड़ा आप लोग अटकाते हैं। ये वो आरक्षण वर्गीकरण है कि जिस प्रकार से बस में लिखा जाता है, बस में लिखा जाता है कि यह सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित है, और जब कोई महिला आती है तो बड़े से बड़े दबंगों को उठा करके कहती है, क्या कहती है? एक्सक्यूज मी सर, दिस सीट इज लेडी सीट, कैन यू स्टैंड अप प्लीज? तो 4 लोग और कहते थे, ओ भैया ओ खड़ा हो ले, लेडीज आ रखी है। हरियाणा में है तो खड़े, अरे खड़ा हो जा। और यूपी में है तो कहा जाता, अरे तो दिखाई ना दे रहा रे, है या नहीं है? तो भाई ये वो वर्गीकरण है जो निश्चित कर दिया गया है कि आपको सीट देनी ही पड़ेगी। अरे आप 30% है, ये डीएससी समाज तो 70% है। 15% में सीटों में से 100 सीटों में से ये कहते हैं आरक्षण में 200 पॉइंट के अंदर रोस्टर कैसे लागू करोगे? आई विल यू आर वेलकम फॉर डिस्कशन। मैं आपका स्वागत करूंगा, आप मेरे साथ आइए और मेरे साथ बहस करिए। एज यू विश, एनी टाइम, एनी वेयर, एनी प्लेस। मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूँ, आइए मेरे साथ, आओ मैं आपको बताता हूँ रोस्टर कैसे बनता है, आओ मैं आपको बताता हूँ वैकेंसियां कैसे क्रिएट होती है, आइए ना। अरे मेरे गरीब नौजवान लोगों से पूछा जाता है, बताओ 200% रोस्टर कैसे लागू होगा? आओ ना, मैं नौकरी करता हूँ। अरे भारत के अंदर 50 मंत्रालय है, 50 मंत्रालयों में आपने SC/ST एसोसिएशन में एक भी वाल्मीकि को नहीं टिकने दिया। सब जगह आपका कब्जा है, और जो बन भी जाता है उसको टिकने नहीं देते। एयरपोर्ट अथॉरिटी में तथाकथित नेता देवी सिंह राणा को जीने नहीं दे रहे हैं। 148 एयरपोर्ट का इकलौता वाल्मीकि है, इकलौता वाल्मीकि। मैं 25 साल से अपने विभाग का जनरल सेक्रेटरी हूँ SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का। मेरे विभाग में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरे कर्मचारियों के साथ, मेरे अधिकारियों के साथ कोई एक एट्रोसिटी करके दिखा दे। एक भी 25 साल से मैंने दलित एकता को बना के रखा है। इसको कहते हैं दलितों की एकता कायम रखना। अरे आप अगर दलित नेता थी तो आप मुख्यमंत्री रहते हुए क्या आपने विधानसभा में टिकट दी? नहीं दी ना। आपने कभी लोकसभा में टिकट दी क्या? अरे इसी चंद्रशेखर रावण जी को तमाम नौजवानों ने ये बलि सेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बलि सेना बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी कि इन्हीं लड़कों ने चंद्रशेखर रावण को सर पे बिठा के रखा था, और जब ये बढ़ गया तो उन्होंने सबसे पहले वाल्मीकि समाज के नौजवानों को काटना शुरू कर दिया, अलग करना शुरू कर दिया। और आज वो लोकसभा में पहुंचे तो वाल्मीकि की बदौलत पहुंचे, और वहां पहुंच करके कहते हैं, क्या कहते हैं? चमार रेजिमेंट बननी चाहिए। क्या भाई, चमार रेजिमेंट क्यों बने? अरे दलित रेजिमेंट क्यों नहीं बननी चाहिए? बताइए आप लोग। अरे आप लोग कहते हैं बाबा साहब के पुजारी। अरे पहली बार जब बाबा साहब लोकसभा लड़े थे तो पूरे इतिहास को पता है कौन उनके सामने खड़ा होकर के बाबा साहब को हराया था, पता है ना? हमारे परम पूजनीय माननीय दीना भाना जी ने मान्यवर काशीराम जी को डॉक्टर अंबेडकर साहब की मिशन को सिखाया। उन्होंने बाबा साहब के मिशन को सिखाया और काशीराम को आगे बढ़ाया। काशीराम जी ने दीना भाना को भुला दिया। 2
जून 1994 में बहन जी को जब कत्ल करने की कोशिश की गई तो वहां भी वाल्मीकि समाज के रामविलास वाल्मीकि, कानपुर के वाल्मीकि ने बहन जी को उठा करके शीशा तोड़ करके गेस्ट हाउस कांड में उनकी जान बचाई। ये वाल्मीकि शेर था। भाजपा की सरकार से सहमति से मंत्री बने हो, जब पता चली कि ये वाल्मीकि है 3 महीने के अंदर उनसे इस्तीफा ले लिया गया। कहां दलित एकता है भाई? अब आपको मैं एक चीज बता दूं, दलित एकता के नाम पर कितना मूर्ख बना रहे हैं आप लोग। ध्यान दीजिए, मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन जब आया तो उसमें क्रीमी लेयर लागू किया गया। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए से 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए से 8 लाख रुपए, अब वो 12 लाख रुपए करने जा रहे हैं। किसी भी ओबीसी के नेता ने, किसी भी पिछड़ी जाति के नेता ने मंडल कमीशन के अंदर क्रीमी लेयर का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी जाति मजबूत हो, उनका कमजोर वर्ग मजबूत हो। अब बताओ किसी ने करा क्या? स्वर्ण कास्ट में से, बनियों में से, ब्राह्मणों में से, बनियों से, ब्राह्मणों से 10% ईवीएस कोटा अलग से लागू कर दिया गया। किसी बनिए ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी राजपूत ने ईडब्ल्यूएस के कोटे का विरोध नहीं किया। किया क्या? नहीं किया। भाई इनको मिर्ची किस बात की है? आप तो हमारे रहबर थे। अरे आपको तो हमारा ये पूरा समाज बड़ा भाई मानना था, रहबर मानना था, नेता मानना था। अच्छा हुआ साथियों, अच्छा हुआ आपके विचार पता चल गए। अब इस वाल्मीकि समाज से, इस जैसी समाज से कोई नेता पैदा होना चाहिए तो इनको मुंह तोड़ जवाब दो। अपना नेता पैदा करो, और अगर नेता पैदा नहीं कर सकते हो तो इनका विरोध करो, और ऐसा विरोध करो कि जो इस आरक्षण की, वर्गीकरण की लड़ाई को हमारा समर्थन करे हम उसके समर्थन करेंगे, और जो पार्टी इसको इंप्लीमेंट करेगी हम उसको राजनीति में लेकर आएंगे। बजाओ ताली। गलत है क्या? बताइए साथियों, जो पार्टियां आरक्षण में वर्गीकरण का समर्थन करेंगी, हम उन पार्टियों को अपने सरकारी कर्मचारी से लेकर के सफाई कर्मचारी तक लोग आह्वान करो कि आरक्षण में वर्गीकरण लागू होना चाहिए। एक बार मेरे साथ आवाज लगाओ। आरक्षण में वर्गीकरण एबी कैटेगरी लागू करो, आरक्षण में एबीसीडी कैटेगरी लागू करो, एससीए एससीबी लागू करो, डीएससी समाज को हक दो, डीएससी समाज का हक दो, वाल्मीकि समाज को प्रताड़ित मत करो, तथाकथित नेता शर्म करो, तथाकथित नेता अपने भाइयों को नीचा दिखाना बंद करो। अरे तथाकथित नेता, बहुजन नेता इस दलितों की लड़ाई में आकर के अपनी दखलंदाजी बंद करो। साथियों, हमने तो ज्ञापन देने जा रहे हैं। अब मैं बहुत एक अहम आपको डेटा देने जा रहा हूं, जिसमें हमने सरकार को ज्ञापन दिया है। सरकार को ज्ञापन देने में हमने क्या शर्तें रखी हैं, हमने सरकार को ज्ञापन देने में क्या शर्तें रखी है और क्या हमने रखा है, मैं वो डेटा आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। साथियों भाई चश्मा किसी के पास है तो दे दो, अंधेरा हो गया है। चश्मा दे दीजिएगा पढ़ने वाला। हाँ मैं कर दूंगा, अभी रुक जाओ, बात होने दो। हाँ बात होने दो, बात बीच में मत काटिएगा अभी। वेरी गुड, ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब लीजिए। हमने लिखा है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री भारत सरकार 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक खंडपीठ द्वारा सिविल अपील संख्या 2317/2011 द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अन्य बनाम देवेंद्र सिंह एंड अन्य बनाम मामले में SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने के लिए हमारी अपील
माननीय प्रधानमंत्री जी, आज दिनांक 10 सितंबर 2024 दोपहर 1 बजे हम लोग जंतर मंतर पर वाल्मीकि समाज, अन्य वंचित समाज संवैधानिक तौर पर सत्याग्रह कर रहा है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से हमारे नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। यह सत्याग्रह SC ST में वर्गीकरण लागू करने के लिए विशेष जाति के लोगों को राजनीतिक अथवा गैर राजनीतिक संगठनों, संवैधानिक पदों पर आसीन मंत्री, सांसदों, विधायकों, वकीलों आदि काली पट्टी बांध करके विरोध किया गया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए संवैधानिक, सामाजिक, न्यायिक, आधिकारिक का सामाजिक तौर पर विरोध कर रहे हैं। यह इस देश की SC ST की करीब 90% अतिरिक्त जातियों, अतिवंचित जातियों की जनसंख्या आरक्षण से वंचित है। इसका मुख्य कारण SC ST आरक्षण को लागू करने और उसके सही बंटवारे के लिए भारत के संविधान अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 आज तक की केंद्र अथवा राज्य सरकारों के आरक्षण को लागू करने के लिए उसे SC ST में सभी जातियों को बराबर बंटवारे के लिए नियम बनाया जाए। इसकी वजह से SC ST की बहुमत जातियों को आरक्षण में बराबर लाभ मिलने के लिए वंचित न रहना पड़े, इसके लिए विशेष तरीके से हमारी कुछ मांगे हैं। नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 16(4) एवं 16(4) के तहत राज्य के अधीन नौकरियों में भर्ती के साथ साथ प्रमोशन में वर्गीकरण फार्मूला लागू हो। तालियां तो बजा दो भाई। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक ये कहते हैं हम लोग पढ़ते नहीं हैं। अरे भैया, पहली शिक्षा से लेकर IIT तक, IIM तक, MBBS तक आरक्षण लागू तो करो। 10 साल में हम आपको बता देंगे हम कितने काबिल हैं। 10 साल में साथियों, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, टेक्निकल मैनेजमेंट, डॉक्टरी शिक्षा में आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत SC ST की को शिक्षा एवं अर्थ संबंधी सहायता मिलने की में वर्गीकरण लागू किया जाए। सभी मंत्रालय विभागों में अलग से सेक्शन बना करके संपर्क अधिकारी बनाया जाए, जिससे कि वर्गीकरण लागू करने में कोई अनियमितता न हो। नंबर 4, सभी मंत्रालय विभागों में। नंबर 5, राजनीतिक आरक्षण में भी वर्गीकरण लागू किया जाए। राजनीतिक वर्गीकरण विधानसभा चाहिए कि नहीं चाहिए? विधानसभा में चाहिए कि नहीं चाहिए? लोकसभा में चाहिए कि नहीं चाहिए? ग्राम सभा में चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हमें राजनीतिक वर्गीकरण यही तो चाहिए। अरे हमारे लोग नौकरियों मांगेंगे तो जेब मजबूत होगी, ये कहते हैं। अरे राजनीतिक मजबूरी ये इन लोगों को इतना मजबूर कर रही है कि हमारा विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आरक्षण राजनीति में क्यों मांग रहे हो भाई? क्यों ना मांगे? तुम्हारे 15 लोग मिनिस्टर हैं, 100 सांसद हैं। जैसे ही निर्णय आया आप इकट्ठे होकर के PM मोदी के पास जाकर के अपना ज्ञापन दे रहे हो हमारे विरोध में। क्यों दे रहे हो भाई? क्या क्रिमिनल लागू नहीं होना चाहिए? अरे मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं मौसम वैज्ञानिक हूँ, मैं SC ST का लीडर हूँ। मेरे बेटा BTech MBA है। मेरे बच्चों में और एक मेरे भाई के बच्चों में जो नाली साफ करता है, जो सीवर साफ करता है, क्या उसका मेरे बच्चों की बराबरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो मैं सबसे पहले छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर, क्या आप तैयार हैं? आप लोग बताइए। 9-10 लोग पूरे देश में IAS हैं, उनके चक्कर में हम वे क्रीमी लेयर को बंद करने की हमसे बात कर रहे हैं कि यार वर्गीकरण में क्रीमी लेयर की बात मत ना करो। क्यों ना करें भाई? क्यों ना करें? अरे इनके जातियों से पूछो, क्या मोची को इसका न्याय मिला है जो जूता काटने वाला है? बताओ मुझे, क्या मोची का बच्चा DM के बच्चे की बराबरी कर पाएगा? ये कह रहे हैं जातिगत आधार पर होना चाहिए। जातिगत आधार पर ही किया है। हमारी जाति तो आप में भी अनटचेबल है। आप शेड्यूल कास्ट में भी हायर कास्ट के हो गए, हमें नीचे बताने लग गए जो कल तक हमारे साथ नीचे बैठे थे। बताइए, जो कल तक नीचे बैठे थे वो हमको नीचा बताने लगे। अरे आप तो ब्राह्मण के भी सुपर ब्राह्मण हो गए। ये वर्गीकरण क्या लागू हुआ? आपने तो हमें हमारा स्तर इतना गिरा दिया कि जितना तो दूसरे लोगों ने नहीं गिराया, जितना आपने गिरा दिया। दूसरा,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों में हमारी भागीदारी तय की जाए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में हमारे भागीदारी तय की जाए। आपसे विनम्र निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री और इस देश की संवैधानिक खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है, हम उनका दिल से एक बार हाथ जोड़ करके माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 खंडपीठों के लिए हम हाथ जोड़ करके एक बार सब लोग अपना हाथ जोड़ करके धन्यवाद कहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उनका भी होगा जो इस सरकार में रह करके ये लागू करेंगे तो ये पूरा डिप्राइव क्लास आपको समर्थन देगा। माननीय साथियों, मेरी बात आप लोगों के सामने रख गई है, फेसबुक से आपने लाइव किया है। मैं अपने साथी अशोक अज्ञानी जी जिन्होंने इस कार्यक्रम में विशेष भूमिका निभाई है, और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी है। मैं ईश्वर से, प्रकृति से, पंच तत्वों से ये आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि हे प्रकृति, तूने इस समय पर जो गुलाबी मौसम बनाया है, ये हर आदमी की, इस डिप्राइव क्लास के लोगों की जिंदगी में भी ऐसा मौसम सुहाना बना दे तो शायद कुछ बात बन जाए। अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उभरते हुए स्वरों को दो आवाज, तो ये चमन महक जाएगा। उभरते हुए स्वरों को दो आवाज तो चमन महक जाएगा। अरे बेमौसम दी आवाज तो सावन भी आने से भटक जाएगा। अरे दलित अति दलित वंचित समाज के लोगों, एक हो जाओ तो फिर वर्गीकरण को भी रोकने से कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, जय वंचित समाज। जसवंत